हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी जनरल इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। मैं नया जो यूजी का जो टॉपिक है आपके एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी जो आप कहते हो, उसको मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके पूरे लेक्चर जितने पॉसिबल हो सके मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तथा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भ्रूणिकी का सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो जूलॉजी है, जूलॉजी में एक आपकी अलग से एक ब्रांच आती है जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी, और उसी का एक छोटा रूप आ जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या सेंस आएगा, वो हम पूरा यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, एम्ब्रियोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक, ज़्यादातर बायोलॉजी के जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं। ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए वहाँ से ही ये लिए गए हैं। एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या है भाई? स्टडी, और एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण। तो जो भ्रूण का अध्ययन हम करते हैं, भ्रूण क्या होता है? जो माता के गर्भाशय में जो विकसित होता है, ठीक है, जन्म से लेकर जो 9 महीने, जन्म से पहले का जो 9 महीने का टाइम होता है जो कि वो अपनी माता के शरीर में बिताता है, उस कंडीशन में उस शिशु को हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भ्रूण। 3 महीने बाद में फीटस बोलते हैं। इस तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये जो भ्रूण का अध्ययन है कि उसका विकास किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से एक सिंगल जाइगोट, एक सिंगल जो कोशिका थी, उससे पूरा का पूरा जो शिशु है, जो पूरा भ्रूण है, वो बनके तैयार हो गया है, जो कि जन्म के 9 महीने बाद में जन्म ले लेता है और बाद में पूरा का पूरा क्या बन जाता है? एक इंसान का रूप ले लेता है, पूरा परिवर्तित होके। तो ये जो भ्रूण का जो अध्ययन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो जाइगोट से लेकर संपूर्ण जंतु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर आएगी? आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आएगी, कि पूरा का पूरा जो जंतु है, पूरा का पूरा वो किस तरीके से बनके तैयार हो गया है। ठीक है, मैं बोलूँ किसी भी जीव के जीवन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रसव पूर्व काल, एक होता है प्रसवोत्तर काल। प्रसव पूर्व का मतलब इंग्लिश में हम बोले तो प्री नेटल पीरियड, और ये है पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, एक सिंगल जो एग बना, उससे स्पर्म अटैच हुआ, दोनों मिल गए, दोनों का फ्यूजन हो गया, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। उस एक जाइगोट, ठीक है, अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का मतलब वो जाइगोट पूरा बन गया। फिर पूरा फर्टिलाइजेशन वगैरह सारे पहले एग बना, स्पर्म बना, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और उस जाइगोट से पूरा का पूरा क्या हो गया? भ्रूण बन गया, और उसका जन्म हो गया, शिशु का जन्म हो गया। मतलब जन्म तक का जो समय होगा, जन्म से पहले तक का जो समय होगा वो क्या होगा? प्री नेटल पीरियड। और जन्म से बाद तक का जो समय होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्ट नेटल पीरियड। और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो ये एक बहुत बड़ा रूप इसका हो गया। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी, और डेवलपमेंट बायोलॉजी पूरा का पूरा ही सेंस हो जाएगा। जन्म से पूर्व भी हम बात करें तो जन्म के बाद में भी हम बात कर रहे हैं, वो सब चीज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं बोलूं कि जो जाइगोट से पूरा जो जीव बनता है, इस काल को हम बोलते हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। ये भी ध्यान रखना, कुछ टर्म्स आते हैं जो आप परेशान हो जाओगे उस टर्म्स को लेकर, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पूरी की पूरी जो हिस्ट्री हम करेंगे किसी भी एक स्पीसीज की, वो होता है फाइलोजेनेटिक। ये वर्ड आपने सुने होंगे, ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, ऐसा कुछ। तो वो होता है फाइलोजेनेटिक। और यहाँ पर ऑन्टोजेनिक का मतलब क्या है? जाइगोट से लेके पूरा जीव, मतलब पूरा का पूरा हमारे जैसे हम कैसे बने, हम किस तरीके से हमारा परिवर्तन हो गया, वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो हमारा जातिवर्तीय, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन है। वो क्या है? हमारा व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर पूरा का पूरा जंतु बन जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। इन टर्म्स को याद रखना, कई बार टर्म्स पूछ ली जाती। ठीक है, अगर अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूरा जंतु बन रहा है तो उसे ब्लास्टोजेनेसिस बोलेंगे, और जो जंतु बनता है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोजूइड्स। ठीक है, अलैंगिक जनन से जो आपके जीव बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजूइड्स। ब्लास्टोजेनेसिस से क्या बनेगा? ब्लास्टोजूइड्स।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पूरा जंतु बन रहा है उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसे? एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ब्लास्टोजेनेसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एम्ब्रियोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस से जो जीव बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजोइड्स। और एम्ब्रियोजेनेसिस से जो भ्रूण बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? oozoids। इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना, मतलब हम क्या है एक तरीके से oozoids। हाइड्रा में बडिंग से वो नया हाइड्रा बन के तैयार हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजोइड्स। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपसे डिस्कस की। आगे देखते हैं इसके इतिहास और इसके अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है, कैसे ये लोगों के समझ में आया, किसने सबसे पहले इसकी स्टडी की, अलग अलग मत दिए, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एनॉक्समैंडर था, सबसे पहले ये जो है एनॉक्समैंडर जो साइंटिस्ट था, उसने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? मॉइस्ट एलिमेंट से हुआ है। नम तत्व मतलब मॉइस्ट एलिमेंट जिसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा। और हमने इवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ा है कि हमारा जो आपकी प्रीबायोटिक सूप बना था, आपने ओपेरिन वाली थ्योरी पढ़ी होगी, उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट एनॉक्समैंडर ने भी कहा था कि जो सजीवों की उत्पत्ति है वो क्या हुई है? नम तत्वों के द्वारा हुई है। फिर अगर मैं फाउंडर बोलूँ एम्ब्रियोलॉजी का तो वो कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ये आपको नाम ये रट ही लेना है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? आपके अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा। तो फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? अरस्तु। इनकी एक बुक थी जिसके अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया, जिसका नाम है डी जनरेशन एनिमेलियम। इस बुक के अंदर इन्होंने इसके बारे में हमें बताया। अब अलग अलग थ्योरीज आई एम्ब्रियोलॉजी के लिए। सबसे पहली जो थ्योरी आई उसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत। प्री फॉर्मेशन मतलब पहले से ही। प्री फॉर्मेशन थ्योरी सबसे पहले आई, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग व्यू दिया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का एक छोटा रूप पहले से ही अंडाणु या शुक्राणु में विद्यमान रहता है। जैसे एक फीमेल की बॉडी में एग बना, तो उस एग के अंदर पहले से ही एम्ब्रियो का पूरा एक छोटा रूप वहाँ पर पहले से क्या है? मौजूद है। या फिर स्पर्म है, स्पर्म के अंदर एक छोटा रूप पहले से ही मौजूद है। तो ये प्रीफॉर्म मतलब पहले से ही बना हुआ है। हालांकि ये सही नहीं है, इसको बाद में क्या कर दिया जाए? खंडित कर दिया गया था। इसके अलग अलग इस मत को बिल्कुल क्या कर दिया गया था? खारिज कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि सबसे पहले प्री फॉर्मेशन थ्योरी आई जो ये कहता है कि एम्ब्रियो का छोटा रूप क्या तो अंडाणु में होता है या फिर शुक्राणु में। वो सभी साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा कि भ्रूण का सूक्ष्म रूप किस में होता है? अंडाणु में होता है। एम्ब्रियो का जो माइक्रोफॉर्म है वो किसके अंदर होती है? छोटी जो संरचना है वो किस में होती है? अंडाणु में होती है। उन्होंने इस व्यू का समर्थन किया, वो ओवियस्ट व्यू कहलाएगा कि अंडाणु के अंदर छोटा रूप होता है। और किसी ने कहा शुक्राणु के अंदर छोटा रूप होता है, तो वो स्पर्मिस्ट व्यू कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। अगर अंडाणु में उसका छोटा रूप है तो ओवियस्ट व्यू, और अगर शुक्राणु में है तो स्पर्मिस्ट, स्पर्म में है तो स्पर्मिस्ट व्यू। ओवियस्ट जो व्यू है वो स्वामरडैम, हेलर, बॉनेट, स्प्लेंजानी और मेलपिगी, ये 4-5 जो साइंटिस्ट मैंने लिखे ये सब इसके समर्थक है। ये आपको याद करना है, ठीक है, कि स्वामरडैम, हेलर, स्प्लेंजानी आपके आएंगे मेंढक के अंदर हम पढ़ते हैं। मेलपिगी वर्ड बहुत ज़्यादा सुने, मेलपिगी ट्यूब्यूल्स है ना, आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा ये। तो ये मेलपिगी साइंटिस्ट का नाम है, इसने इन चीज़ों को खोजा तो अपने नाम पे उन चीज़ों का नाम दे दिया। मेलपिगी ट्यूब्यूल्स आप पढ़ते हो किडनी के अंदर, वो सब इसी ने डिस्कवर की तो अपने आप अकॉर्डिंग उसने नाम दे दिया। तो ओवियस्ट व्यू का समर्थन करने वाले ये सभी लोग हैं, और स्पर्मिस्ट व्यू का समर्थन करने वाले ल्यूवेनहॉक है और हॉर्टस्वाइकर है। ल्यूवेनहॉक ने कहा कि शुक्राणु के जो शीर्ष वाला भाग है उसमें भ्रूण का छोटा रूप होता है, जिसका नाम उन्होंने बोला एनिमलक्यूल। क्या बोला उसे? एनिमलक्यूल। कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है तो हमें यूजी का है ये टॉपिक, तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो मत आया वो है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जिसके अनुसार एम्ब्रियो का छोटा रूप क्या तो अंडाणु में होता है या शुक्राणु में। कुछ लोगों ने अंडाणु का बात की, जिसके अंदर आता है स्वामरडैम, स्प्लेंजानी, हेलर, बॉनेट, मेलपिगी। जबकि ल्यूवेनहॉक और हॉर्टस्वाइकर ने कहा कि भ्रूण का सूक्ष्म रूप शुक्राणु के शीर्ष भाग में रहता है, और ल्यूवेनहॉक ने इस रूप को क्या कहा? एनिमलक्यूल कहा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है दूसरा एपिजेनेसिस थ्योरी। पहली आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरी थ्योरी आई एपिजेनेसिस थ्योरी, जो कि दी कैस्पर फ्रीडरिश वोल्फ ने। किसने? इसका ये नाम याद रखना, वोल्फ।
वॉल्फ ने ये थ्योरी दी। इसके अनुसार भ्रूण के विभिन्न अंगों का विकास उत्तरोत्तर होता है और ये क्रमबद्ध क्रिया है। इसने तो क्या बोला, पहले से छोटा रूप होता है, बाद में एकदम से बड़ा हो जाता है। इसने तो ये कहा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी अंगों का निर्माण होता है भ्रूण के शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे होता है, एक के बाद एक के बाद एक होता है, जो कि हम पढ़ते भी हैं एक तरीके से। और एक क्रमबद्ध क्रिया, एक सीक्वेंस के फॉर्म में ये होता है कि स्टार्टिंग में ये चीज़ बनेगी, 3 महीने के अंदर बच्चे के हाथ पैर सब बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये पढ़ते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में काम होता है, एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। पहले से सब कुछ फिक्स नहीं होता है कि छोटा रूप पहले से ही कोई डॉल के फॉर्म में ये रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे ही सारे अंगों का निर्माण वो होता है। ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये जो सिद्धांत दिया वो है एपिजेनेसिस थ्योरी। आपसे सीधा सा ये स्टेटमेंट देख के पूछ लिया जाएगा कि ये थ्योरी कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि ये एपिजेनेसिस थ्योरी है। आगे नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी है जर्म लेयर थ्योरी, जनन स्तर सिद्धांत। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब गैस्ट्रुला फेज बनती है तो उस दौरान हमारे जो गैस्ट्रुला है उसमें 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर ही मिलकर पूरे भ्रूण का शरीर बनाती है। तो इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो हम जर्म लेयर थ्योरी में एक तरीके से स्प्लेंजानी का ही नाम देंगे, क्योंकि उन्होंने फ्रॉग में क्लीवेज को सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में देखा था कि फ्रॉग का एग है, वो जो जाइगोट है, उसके बाद में उसमें जो रिपीटेटिव डिवीजन है, क्लीवेज जो होता है, माइटोटिक डिवीजन जिसे हम बोलते हैं, उस क्लीवेज को स्प्लेंजानी ने सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में क्लीवेज को एक नियमित घटना का रूप दे दिया गया। सबको ये समझ में आ गया कि डेवलपमेंट में ये क्लीवेज जैसी कोई घटना यहाँ पर होती है कि जाइगोट बनने के बाद में उसमें उत्तरोत्तर क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से कोशिकाएं बनती है, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, फिर है जो पॉन्डर जो साइंटिस्ट है, उसने मुर्गी के अंदर तीनों जर्म लेयर को सर्वप्रथम देख लिया कि मुर्गी के अंदर जो तीनों जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि पूरे शरीर को बनाती है मुर्गी के शरीर को, उसको सर्वप्रथम किसने देखा? पॉन्डर ने। इन साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, इनको रट लेना, कहीं ना कहीं आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर कोवले, देखो मुर्गी के अंदर तीनों जर्म लेयर को किसने देखा? पॉन्डर ने। और कोवेलस्की जो है उसने एम्फिओक्सस के अंदर तीनों जर्म लेयर को देखा और उन्होंने कहा कि सब पहले क्लीवेज होता है, उससे ब्लास्टुला बनता है और फिर क्या बनता है? गैस्ट्रुला। ठीक है, तो सबसे पहले आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी, उसके बाद में आई आपकी एपिजेनेसिस थ्योरी, तीसरी आई आपकी जर्म लेयर थ्योरी, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि किसने किस समय क्या क्या किया। इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं मेरे हिसाब से। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेयर का सिद्धांत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सिद्धांत कर आप याद कर लेना कि बेयर का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो वॉन बेयर को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। भाई संस्थापक तो किसको बताया मैंने? अरस्तु को। और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो कौन है? वॉन बेयर। इन्होंने क्या कहा कि जब भी परिवर्तन होता है तो किसी भी जो भ्रूणीय परिवर्तन, सामान्य लक्षण है वो पहले दिखाई देते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में दिखाई देते हैं। मतलब जो कॉमन कैरेक्टर है ना, जैसे अब बच्चे की बात कर लो, बच्चे सबसे पहले क्या होंगे? जब भी भाई नवजात शिशु है, वो सबसे पहले क्या होगा? सिंपल जो है सामान्य जो लक्षण है उनको प्रदर्शित करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। तो वॉन बेयर ने कहा कि परिवर्तन के समय किसी भी जीव के अंदर सामान्य लक्षण पहले दिखते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में दिखते हैं। ये जो सिद्धांत दिया गया वो वॉन बेयर का सिद्धांत कहलाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया कि किसी भी जीव के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण पहले दिखाई देते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में दिखाई देते हैं। तो ये सिद्धांत दिया है वॉन बेयर ने, और वॉन बेयर को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है वो कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आएगा कोशिका सिद्धांत, जो कि आप सेल में पढ़ते हो, लेकिन मैडम आपने यहाँ क्यों लिखा ये हम देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आप सबको पता है, शील्डन और स्वान ने दिया था। क्या क्या उसने बोला था वो आप सेल में पढ़ते हो। यहाँ क्या है
यहाँ आपको मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेल थ्योरी के आने के बाद ही ये समझ में आया कि जो एग है और जो स्पर्म है वो भी एक इंडिविजुअल सेल है। एक एग एक अलग सेल है और स्पर्म एक अलग सेल है, मतलब इनकी सेल नेचर होती है स्पर्म और एग की, ये हमें सेल थ्योरी के बाद में ही पता चला। और फ्रॉग के एग में स्पर्म की एंट्री का जो पूरा है, जो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, जो एंट्री है वो किस तरीके से होती है, वो हम सबसे पहले देखी थी न्यूपोर्ट साइंटिस्ट ने। ये वैज्ञानिक का नाम है न्यूपोर्ट, ठीक है। न्यूपोर्ट जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले ये देखा था कि फ्रॉग के एग में स्पर्म की एंट्री किस तरीके से हुई। तो ये सब जो घटनाएं हुई उससे एक बात हमारे समझ में आ गई कि जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जनन कोशिकाओं का क्या होता है, फ्यूजन होता है। कि दो कोशिकाएं होती है, उनका फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे एक नई सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। सबको पता है एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, क्या बन जाता है, जाइगोट। एग हैप्लॉइड होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और उसे एक जाइगोट एक सिंगल कोशिका से पूरे के पूरे भ्रूण का विकास हो जाता है, वो भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। यही क्या है आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो अभी तक हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, उसमें सबसे पहले प्री फॉर्मेशन थ्योरी को बहुत अच्छे से रट लेना, आपके एपिजेनेसिस को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बेयर के सिद्धांत को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेयर के सिद्धांत के बाद में जो सबसे ज़्यादा और पूछा जाता है वो है बायोजेनेटिक लॉ या फिर थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, ठीक है। जाति आवर्तन का नियम या पुनरावर्तन नियम, ठीक है। ये किसने दिया, सबसे पहले तो अर्नेस्ट हीकल ने इसको दिया। कई जगह आपको मूलर भी लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। अर्नेस्ट हीकल ने ये सिद्धांत दिया। क्या बोला अर्नेस्ट हीकल ने? अर्नेस्ट हीकल ने ये कहा कि जब भी किसी जीव का भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो वो अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपनी जातिवर्गीय परिवर्तन को क्या करता है, दोहराता है। क्या मैंने कहा मैडम, आप समझ में नहीं आया? कि ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। मैंने कहा किसी एक इंडिविजुअल का जो हम परिवर्तन देखेंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनी। लेकिन उसका पूरा का पूरा रिलेशन देखें, जैसे पहले हम पूरा इवोल्यूशन देखें कि किस तरीके से वो इस धरती पे आया, उसके पहले पूर्वज कौन से थे, वो किससे उत्पन्न हुआ है, वो क्या होता है, फाइलोजेनी। उसकी पूरी जाति की हिस्ट्री होगी वो फाइलोजेनी, उसकी खुद की जो हिस्ट्री होगी वो क्या होगी, ऑन्टोजेनी। तो ये कह रहा है कि परिवर्तन के दौरान ऑन्टोजेनी किसको रिपीट करती है, फाइलोजेनी। उदाहरण के तौर पे आप मैं बताऊं तो चाहे आप मछली का भ्रूण देख लीजिए स्टार्टिंग का, चाहे आप मेंढक का देख लीजिए, चाहे आप किसी सरीसृप का देख लीजिए, चाहे पक्षी का देख लीजिए, सॉरी पक्षी को छोड़ो, चाहे आप किसी स्तनधारी का देख लीजिए, स्टार्टिंग में सभी के सब आपको एक जैसे दिखाई देते हैं। मैं इमेज शो कर दूंगी, जो इमेज आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग में सबके भ्रूण एक जैसे दिखाई देते हैं, सब में वो लक्षण भी दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आगे बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर जो क्लास है, जैसे मेंढक है तो मेंढक के कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। अर्थात भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जंतु अपने उद्विकास या इवोल्यूशन की कहानी को दर्शाता है। जैसे हम बात करें तो हमारे अंदर जो भ्रूण, हमारे अंदर देखो गिल क्लेफ्ट वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर तो लंग्स है। लेकिन जब हमारा भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो वो गिल क्लेफ्ट या जो गिल्स है वहाँ उसका कुछ ना कुछ सबूत हमें देखने को मिल जाता है। वो धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब हमने अपने जो पूर्वजों के जो लक्षण है उसको थोड़ा दोहराया। हम स्टार्टिंग में चाहे स्तनधारी का भ्रूण हो, चाहे आपके मछली का भ्रूण हो, चाहे आपके मेंढक का भ्रूण हो, वो क्या होगा, उन कैरेक्टर्स को शो करता है, एक जैसे आपके दिखाई देते हैं। तो ऑन्टोजेनी हमेशा अपनी फाइलोजेनी को क्या करती है, रिपीट करती है। इस सेंटेंस को रट लेना, इसी को हम बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ या थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे हम थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है जनन द्रव्य सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। देखो बेयर का सिद्धांत था, पुनरावर्तन जो थ्योरी थी अर्नेस्ट हीकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनन द्रव्य सिद्धांत भी सीधा आता है कि ये थ्योरी किसने दी। आपको पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ऑगस्ट वीजमान ने ये थ्योरी दी, आपको ध्यान में रखना है, ऑगस्ट वीजमान ने। वीजमान ने ये बताया कि हमारे शरीर में दो तरीके की कोशिका होती है, एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जननिक कोशिका। कायिक कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सोमेटिक सेल बोलते हैं, मैं हिंदी भी लिख देती हूँ, और जर्म सेल जिन्हें हम जननिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि कायिक सेल के अंदर
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का गुण नहीं होता है। मतलब कायिक कोशिका में अगर कोई भी चेंज वगैरह हो रहा है तो वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, ये इनहेरिट नहीं होती है। इनहेरिट कौन सी कोशिकाएं करती है? केवल और केवल जननिक कोशिकाओं में जो चेंज होता है वो ही आगे वाली पीढ़ी में जाता है। मतलब इन्होंने आनुवंशिकता का एक नियम बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, कायिक कोशिका नहीं करती है। और ये जो थ्योरी दी गई वो थ्योरी दी गई ऑगस्ट वीजमान के थ्रू। थ्योरी का नाम है जर्मोप्लाज्म थ्योरी। इसके अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो स्थानांतरण है, लक्षणों का जो स्थानांतरण है वो जननिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, कायिक कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। ये थ्योरी ये कहती है। आपको ध्यान में रखना है कि जर्म सेल कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी आती है आपके रेगुलेटिव थ्योरी। रेगुलेटिव थ्योरी, नियमनकारी सिद्धांत। देखो, एक होता है रेगुलेटिव एग, आपने पढ़ा होगा, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है, पहले तो हम ये समझते हैं। दी किसने? ये ड्राइक्स ने दी, हैंस ड्राइक्स ने ये थ्योरी दी। और इन्होंने अपनी जो भी स्टडी करी वो सी अर्चिन के अंडे पे देखा। और सी अर्चिन किसका मेंबर होता है? इकाइनोडर्मेट्स का। इस तरीके से को लिंक करके आप पढ़ा करो। ठीक है, तो सी अर्चिन के अंडों के ऊपर इन्होंने काम किया। और कमेंट करके, अभी कमेंट भी ना करके आप सीधे अपने दिमाग में सोचो कि मुर्गी की 3 जर्म लेयर का स्टडी किसने की। ठीक है, और एम्फिऑक्सिस की 3 जर्म लेयर की स्टडी किसने की, ये हमने पीछे हमने ये डिस्कस किया था। तो आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा कि किसने ये हमें बताया था। तो इस तरीके से याद करते हुए आप पढ़ा करो। ठीक है, अपने दिमाग में उन चीज़ों को सोच लिया करो कि ये चीज़ पहले आई थी। ठीक है, इसने क्या कहा, रेगुलेटिव थ्योरी क्या है? रेगुलेटिव का मतलब सब कुछ नियमित रूप से चलेगा। मतलब कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक कोशिका में पूर्ण भ्रूण के निर्माण का सामर्थ्य होता है। ये भाषा में नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, ये है आपके फ्रॉग का एग जिसमें क्लीवेज हो गया, इसमें ये ब्लास्टोमियर्स बन गई बहुत सारी। इसने क्या कहा कि एक प्रथम क्लीवेज के बाद में, जैसे 1 से 2 बनी, अगर मैं इसमें से एक कोशिका को ले लूँ तो भी पूरा का पूरा क्या बन रहा है? मेंढक बन के तैयार हो रहा है। दूसरे विभाजन के बाद में, दूसरे क्लीवेज के बाद में, जैसे 2, आप इसको इस तरीके से, जैसे ये जायगोट है। ठीक है, ये क्या है? जायगोट 2n। इसमें आपके फर्स्ट क्लीवेज हुआ, कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी इसके अंदर। तो इन दोनों के अंदर अगर मैं इनको अलग कर लूँ, इसको और इसको मैं अलग कर लूँ, तो ये पूरे के पूरे फ्रॉग को बनाने की कैपेसिटी रखती है। मतलब आपकी क्लीवेज के दौरान बना हर एक ब्लास्टोमियर पूरे के पूरे भ्रूण को बना सकता है, उसको निर्धारित कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। ये जो थ्योरी कहलाती है वो है रेगुलेटिव थ्योरी। लेकिन ये सब में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटिव एग्स में होता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर पहले से फेट डिसाइड नहीं है। इनकी फेट पहले से डिसाइड है, इनका भविष्य पहले से डिसाइड है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो रेगुलेटिव थ्योरी क्या कहती है कि प्रारंभिक भ्रूण की हर एक कोशिका में, प्रारंभिक भ्रूण की हर एक कोशिका में पूरे के पूरे भ्रूण को बनाने की क्षमता होती है। आप प्रथम विदलन के बाद में अगर कोशिका जो 2 बनी है उनको आप अलग करके अगर विकसित करना चाहो तो भी मेंढक बन जाएगा। दूसरे विभाजन के बाद में जो 4 आपके ब्लास्टोमियर बनी है उनको अलग अलग करके हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो भी पूरे के पूरे मेंढक का निर्माण हो गया। ये जो थ्योरी कहलाती है वो रेगुलेटिव थ्योरी कहलाती है। ये जो विकास होता है वो रेगुलेटिव प्रोसेस कहलाती है। और जो एग होता है वो कहलाता है रेगुलेटिव एग। तो एग में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। रेगुलेटिव एग ये फ्रॉग वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है संगठक सिद्धांत। ये भी बहुत पूछा जाता है कि किसने दिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ऑर्गेनाइजर थ्योरी किसने दी। तो आपको याद रखना है स्पीमान ने दी। किसने दी? स्पीमान ने। और स्पीमान ने किसके अंदर देखा था? फ्रॉग के अंदर। कौन से अंडे के ऊपर काम किया उसने? फ्रॉग के अंडे। सबने अपने अपने एग डिसाइड कर रखे थे, मुझे इसके ऊपर काम करना, मुझे इसके ऊपर काम करना है, कुछ ऐसा। संगठक सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो भ्रूणीय उत्तक है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर जो टिश्यू है, ये कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो अपने पास वाले उत्तक को एक विशिष्ट रचना के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मान लिया क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 उत्तक है। एक तरीके से कोई एक उत्तक ऐसे, एक बच्चा एक ऐसा है जो बाकी बच्चों को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, उसको विकास के लिए प्रभावित करता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनाइजर बोल देते हैं। जैसे मेंढक के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये तो हटा देना, जो डोर्सल लिप है,
जो डोर्सल लिप है वो क्या करता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की जैसे काम करता है। वो अपने पास के ऊतकों को एक नई रचना बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर ये वहाँ पर नहीं हो तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो वाली चीज़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो उत्तकों के समूह में से एक ऐसा उत्तक जो अपने आसपास की कोशिकाओं को एक स्पेशल सेल बनाने के लिए, एक स्पेशल टिश्यू बनाने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रेरक बोलते हैं या ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। और ये थ्योरी जो कहलाती है वो कहलाती है ऑर्गेनाइजर थ्योरी। जैसे फ्रॉग के अंदर डोर्सल लिप क्या है, ऑर्गेनाइजर है। ऐसे ही ग्रे क्रिसेंट एक क्षेत्र बन जाता है, स्पर्म की एंट्री होने के बाद में एक चमकीला सा क्षेत्र बन जाता है जिसे ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजर की जैसे काम करता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जो बाकियों को प्रभावित करे वो क्या है, आपके ऑर्गेनाइजर। आपको ये ध्यान में रखना है। किसने दिया ये थ्योरी, किसने दी, स्पीमान ने। किसके ऊपर काम किया, फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के अंदर कौन कौन से हैं आपके, डोर्सल लिप। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ग्रे क्रिसेंट भी आप लिख सकते हो। जो ग्रे क्रिसेंट है वो भी क्या होता है, एरिया, वो भी इसके अंदर क्या करता है, ऑर्गेनाइजर का काम करता है। ठीक है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसमें और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है प्रवणता सिद्धांत, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट थ्योरी बोवेरी के द्वारा दी गई और इन्होंने कहा कि अंडाणु का जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल आपने पढ़ा होगा, एक साइड में आपके क्या होता है, एक साइड में आपके क्या होता है, यॉक ज़्यादा होता है ठीक है, एक साइड में कम होता है, तो दो पोल बन जाते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। मैं आपको इमेज साइड में दिखा दूंगी। तो के बीच में एक क्या होता है, मेटाबॉलिक ग्रेडियंट बन जाती है। उपापचयी अक्षीय प्रवणता पाई जाती है जो कि उसके विकास को प्रेरित करती है। उस क्षेत्र में ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और एक जगह आपकी ज़्यादा सक्रिय एक्टिविटी होती है, एक जगह ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक जगह कम एक्टिविटी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा है। किसने दिया, बोवेरी ने दिया। नाम याद रखना, इतना नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन में भी इसको पूछा जा सके। नेक्स्ट आता है पैनजेनेसिस थ्योरी, जो हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे, जो कि हमें चार्ल्स डार्विन ने दी। चार्ल्स डार्विन ने ऐसे ही मजे में एक बात कह दी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जीव है उसका छोटा सा जो रूप है उसकी कोशिका में होता है। हर एक कोशिका में हमारे एक छोटा रूप होता है जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल। हमारा एक छोटा रूप होता है, वो क्या होता है, जेम्यूल। और ये हर एक कोशिका से होता हुआ ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हमारे जर्म सेल्स में पहुँच जाता है और वहाँ से कहाँ चला जाता है, जायगोट में चला जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने कहा, जो कि पैनजेनेसिस थ्योरी कहलाती है चार्ल्स डार्विन ने, कि हमारा जो छोटा रूप है वो हर एक कोशिका में होता है, जो रक्त प्रवाह के द्वारा हमारी जननी जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, हमारे गैमीट्स के अंदर पहुँच जाता है। इसका कोई तुक नहीं है, ऐसे ही थ्योरी दे दी गई। क्या कहा गया, छोटे रूप को जेम्यूल कहा गया, ये आप ध्यान रखना। तो ये सिर्फ इतनी सारी थ्योरी हमने पढ़ी। ये था आपके जनरल इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, आपके फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ये सारे टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्या सुधार करने चाहिए, आपको कौन से टॉपिक की डिमांड है, वो सभी। अप्रिशिएशन दोगे तो आपको वीडियो आपको बहुत अच्छे से मैटर प्रोवाइड होगा। अप्रिशिएशन जो आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में कि ज़रूरी है, ताकि एक अप्रिशिएशन मिलेगा तो हम मोटिवेट होते हैं तो आपके लिए और मेहनत करते हैं। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।